जो आपको गॉसेस लॉ कराया उसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि मैंने आपको बताया था गॉसेस लॉ से कुछ चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, तो वो कैसे होती हैं। ये स्टार्ट करने से पहले आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि आपकी बुकलेट के अंदर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन गिवन है। वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज रिकमेंडेड कि आप उसको पढ़ लें, बट उसकी डिटेल्स में ना जाएं। अगर उसको पढ़ लेंगे तो आप देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, बट इन केस आ भी जाता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएं। सो उसकी ज्यादा उसके ऊपर क्वेश्चंस ना करें, बट जस्ट थोड़ा बहुत देख लें। तो हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। अगर लेट अस सपोज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उन केसेस के अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ओके, तो कैसे निकालेंगे? अभी तो पहले मैंने आपको पूरा डेरिवेशन कराया था। अब गॉसेस लॉ से ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। लेट अस सपोज कि फॉर एन इंटरनल पॉइंट निकालते हैं। गॉसेस लॉ यूज करने से पहले एक और चीज बताऊं कि गॉसेस लॉ जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हमको एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस एज्यूम करना पड़ता है। लेट अस सपोज कि ये स्फीयर है और हमको किसी एक पॉइंट यहां से सेंटर से किसी आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो हम गॉसियन सरफेस क्या यूज करेंगे? वो भी एक स्फीयर होगा। ऑलराइट, वो भी एक इमेजिनरी सरफेस हम एज्यूम करेंगे जो कि स्फीयर है। तो गॉसेस लॉ यूज करने के लिए हमको एक इमेजिनरी कुछ हमको सरफेस बनाना पड़ता है। इस सरफेस की दो चार प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी बुकलेट में भी गिवन है कि एक तो ये जो हमारा सरफेस बनाया है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई की वैल्यू सेम हो। क्योंकि ये सेम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, तो ये जो ई की वैल्यू है ये इंटीग्रल से बाहर आ जाए, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट होगी तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी और हमको कैलकुलेशन में इजी रहेगा। तो इसलिए ये हमेशा तब लिया जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से हमेशा रेडियली डायरेक्टेड हो, यानी रेडियस की तरफ डायरेक्टेड हो। उससे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा उससे रेडियली डायरेक्टेड हो। और ये हम देखते हैं कि ये सिमेट्रिक हो, ये जो सरफेस है ये हमेशा सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है। जैसे कि स्फीयर के केस के अंदर अगर हमारा यहां पर चार्ज था या जो भी इसके अंदर चार्ज थे, तो ये सिमेट्री कब आएगी? जब ये खुद स्फीयर होगा। ठीक है, तो जब भी गॉसियन सरफेस जब भी हम निकालेंगे तो ये हमको निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वेरिएशन है या फिर इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसकी पूरी प्रॉपर्टीज बताओ कि ये कहां पर जा रही है और किस तरीके से जा रही है, तभी हम गॉसेस लॉ का यूज कर सकते हैं। तो डेल फाई क्या आएगा यहां पर इस केस के अंदर? दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू ई बाहर आ गया, क्योंकि इस सरफेस पे कांस्टेंट है पूरा, तो इसकी वैल्यू ई है। और डी एस कितना है इस सरफेस के लिए? बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो डी एस कितना हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया। तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनसाइड कितना होगा? रो अगर इसकी चार्ज डेंसिटी है तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, इसकी वॉल्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसका चार्ज इनसाइड होगा। तो ई की वैल्यू आपने यहां से देखा तो डायरेक्टली आ गई रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो कि ये कितना सिंपल हो जाता है गॉसेस लॉ को अगर हम यूज कर लें। तो सिमिलरली अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट के लिए भी देखें तो एक्सटर्नल पॉइंट आर पर हम एक सिमेट्रिक वो बना देते हैं, स्फीयर बना देते हैं। तो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ई कोई भी मतलब यहां पर जो है इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अंदर का क्यू है जो कि पूरे स्फीयर को अंदर ले रहा है, तो यहां पर आया ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अब यहां पर एक चीज और आप देखें कि जो हमने इंटरनल पॉइंट के लिए देखा उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक, ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी पॉइंट बताया था कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ना कि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती जो कि अंदर वालों से होती है, बल्कि बाहर वाले चार्जेस को भी अपने आप देख लेती है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और चार्ज जो होता है ये क्यू इनसाइड होता है। ऑलराइट, सिमिलरली अगर हमारी एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनेटली लॉन्ग थ्रेड हो, ठीक है, तो हमको उन केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी भी एक पॉइंट पर। लेट अस से कि इससे डिस्टेंस आर है, तो हम सिमेट्रिक सरफेस क्या बनाएंगे? एक सिलेंडर बनाएंगे, ऑलराइट, जो कि इसके पैरेलल यूं चलता रहे और ऐसा हो। तो क्या होगी उसकी? लेट अस सपोज कि उसकी लेंथ आर है और यहां से इस पॉइंट का रेडियस आर है, यहां पर होगा इसके ऊपर। तो
तो E इंटू 2πRL। अब ds है, सरफेस क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड है, हमेशा इस तरफ डायरेक्टेड होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करें तो इस डायरेक्शन में होगी। तो सरफेस एरिया कितना होगा, बाहर वाला सरफेस एरिया होगा, ठीक है। ds क्या होता है, जो इससे इंटरेक्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू है 2πRL और इसकी वैल्यू है लैम्डा इंटू एल, इतना Q इनसाइड। इसके अंदर कितना होगा, Q लैम्डा इंटू एल, इतनी लेंथ है अगर दो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो गॉसेस लॉ से ये भी काफी सिंपल हो गया। अगर आप कोई पूरे फॉर्मूले यूज करके इसको कैलकुलेट करने बैठते तो बहुत टाइम लग जाता, बट गॉसेस लॉ से बहुत ही सिंपली और बहुत इजीली आ जाता है कि यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, यानी शीट है पूरी इनफाइनाइटली लॉन्ग है और वो पॉजिटिवली चार्ज है एंड इट इज नॉन कंडक्टिंग। तो उन केसेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अब हम जो अपना सरफेस बनाएंगे, गॉसियन सरफेस, वो एक सिलेंडर ले लेते हैं जो कि ऐसे है, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इधर E की डायरेक्शन में इधर होगी और इधर की तरफ E होगी, ओके। अब इधर की डायरेक्शन में होगी तो क्या होगा कि इस पार्ट के लिए, इस साइड के लिए ds की वैल्यू इस डायरेक्शन में है और इस पार्ट के लिए ds की वैल्यू इस डायरेक्शन में है। तो नेट क्या आएगा, अगर मैं E डॉट ds करूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, E डॉट ds यानी पॉजिटिव प्लस E डॉट ds इंटू ds, और यहां पर क्या है प्लस E डॉट ds, तो ये हो गया 2E इंटू ds, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट होती है तो उन केसेस के अंदर नेट E डॉट ds कितना आता है, 2E इंटू ds। अब ds की वैल्यू कितनी है, ds की कितनी है वैल्यू, ये वाला जो एरिया है ये वाला आएगा, क्योंकि इससे बाहर निकल रहा है, ओके, इस पोर्शन से बाहर निकल रही है, तो ये इसका नॉर्मल वाला एरिया हुआ। नॉर्मल एरिया होता है, नॉर्मल एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू क्यू इनसाइड कितना है, इतना, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू क्या कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब इसके अंदर एक और चीज देखें कि हमने ये वाले जो सरफेस है, जो लेटरल सरफेस एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है, ये क्यों कंसिडर नहीं करा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में है तो ds हमारा इसके लिए, इस पोर्शन के लिए कितना है, इस डायरेक्शन में होगा। तो E डॉट ds कितना हो गया, 0 हो गया, ऑलराइट। हमको पता है क्योंकि मैंने आपको बताया था E की वैल्यू हमको पहले पता होनी चाहिए, तभी हम गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। और पता है जब इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इस डायरेक्शन में आएगी, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट, तो हमेशा इस डायरेक्शन में आएगी। बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे वो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए हमेशा सरफेस हम इसके नॉर्मल वाला ही लेते हैं, ये वाला नहीं लेते। सिमिलरली यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेन शीट हो तो कंडक्टर जो होता है, अब यहां पर कंडक्टिंग प्लेन शीट आ गई, ऊपर वाली नॉन कंडक्टिंग थी। जब कंडक्टिंग शीट आ जाती है तो उन केस के अंदर क्या होता है कि लेट अस सपोज इस सरफेस पर, बाहर वाली सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि अंदर जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, ठीक है। तो इस साइड पे कोई चार्ज नहीं आएगा, तो एक तरह से गॉसियन सरफेस जो हमारा बनेगा वो सिर्फ इस वाली डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ वाला उसका कुछ वैल्यू नहीं होगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब हमारा इधर वाला गॉसियन सरफेस बनता है वो भी हम सिलेंड्रिकल लेते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी, तो वो सिंपली आ जाती है E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू आ जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में और इनमें डिफरेंस है, या आप देख लेंगे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में ये अंतर आ जाता है, ये ट्वाइस हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी नॉन कंडक्टिंग होती है। तो अब मैंने आपको जो बेसिक बताने थे उनमें मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप सिमिलरली बस आपको गॉस लॉ यूज करने में क्या डिफिकल्टी होगी, सिर्फ आपको गॉसियन सरफेस डिसाइड करना पड़ेगा कि गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए। अगर आप गॉसियन सरफेस आराम से डिफाइन कर पाते हैं तो आप सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व कर पाएंगे, और इनफैक्ट जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे रिलेटिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड एटसेट्रा वो सब आपके गॉसियन लॉ यूज करके बहुत सिंपल हो जाते हैं। तो आप बस ये करिए कि बस गॉसियन जो सरफेस है उसको किसी तरह कैलकुलेट करना सीख लीजिए कि वो कैसे बनेगा और कैसे आएगा। नाउ लेट अस कम टू एन एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर क्या यूज हो रहा है कि एक इनफाइनाइटली पॉजिटिवली चार्ज लॉन्ग वायर है
एंड इसका डायपोल के साथ कुछ इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर डायपोल का भी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, और यूनिफॉर्मली इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर का कैसे हम यूज करेंगे ये भी पता चल जाएगा। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ से 4a डिस्टेंस पर एक डायपोल पड़ा है जिनका जो बीच का डायपोल डिस्टेंस है वो 2a है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्क डन टू रोटेट द डायपोल पाई 2 एंड पाई 3। ओके, तो अब हम क्या करते हैं कि सीधा क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। ओके, सो द चेंज इन द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल हमने क्या माना कि लेट अस सपोज अब जब इसको पाई से रोटेट करते हैं तो इस वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA है और यहाँ पर VB है, और इनिशियली VA पर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ था। लेट अस सपोज पॉजिटिव Q पड़ा था और यहाँ पर नेगेटिव Q पड़ा था, और फाइनली इसको पाई से रोटेट कर दिया तो पॉजिटिव Q यहाँ पर आ गया और नेगेटिव Q यहाँ पर आ गया। तो इनिशियली इनिशियली ऐसे पड़ा था, इनिशियली क्या था, इनिशियली माइनस Q A पर पड़ा था, प्लस Q B पर पड़ा था, फाइनली प्लस Q B पर A पर आ गया, माइनस Q B पर आ गया। ये आप कुछ भी ले सकते हैं अनटिल अनलेस आपको क्वेश्चन में गिवन हो। तो अब U फाइनल हमारा क्या होगा, Q इंटू VA, ऑलराइट, माइनस Q इंटू VB, दैट विल बी द U फाइनल, एंड U इनिशियल क्या होगा, माइनस Q इंटू VA प्लस Q इंटू VB। तो U फाइनल माइनस U इनिशियल कितना होगा, 2Q इंटू VA माइनस VB। अब ये तो आपका आ गया, बट हमको VA और VB की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। अब आपको पता है यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी, हमने भी गॉसेस लॉ से जो कैलकुलेट करी थी वो आई थी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ओके, बट हमको ये पता है कि dV बाय dr की वैल्यू होती है यही माइनस एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ओके, अब इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। सिमिलरली इंफिनिटी टू आर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा VR माइनस V इंफिनिटी इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r। ओके, तो ये आपका आएगा, आपको पता है V इंफिनिटी 0 होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो VR की आपकी डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ln r। ठीक है, तो VA की वैल्यू आपकी आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ln ऑफ, ये कितना डिस्टेंस होगा, ये वाला, ये अगर 2a है तो ये वाला a है, और ये 4a है तो ये नेट बचा 3a। ठीक है, तो ये आया ln 3a, और वो आएगा VB क्या आएगा ln 5a। तो नेट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ln RB अपॉन RA आएगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव टर्म आएगी एक माइनस। ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस आएगा, और उससे क्या आएगा, VA की वैल्यू आएगी माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln RA, और VB की वैल्यू आएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln RB। तो माइनस करेंगे तो आपका अरेंज होकर ये वैल्यूज आ जाएंगी, तो आपका नेट आएगा 2Q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 5/3। तो पाई से रोटेट करने में आपको इतना वर्क डन करना पड़ा। अब रोटेटिंग बाय पाई/2 में क्या होगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनली आपने अगर इसको ऐसे रोटेट करके ऐसे रख दिया तो उन केसेस के अंदर क्या होगा, U फाइनल तो होगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि VA विल बी इक्वल्स टू यहां पर जो फाइनली ऐसे जो होगा तो आपका जो नेट वो होगा वो 0 हो जाएगा। वो क्यों होगा, लेट अस सपोज यहाँ की पोटेंशियल V है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q चार्ज है, तो U फाइनल क्या होगा, Q इंटू V माइनस Q इंटू V, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस U इनिशियल, जिसकी वैल्यू आएगी Q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ln 5/3। अब मैं आपको थर्ड पार्ट कराता हूं। अभी आपका हम थर्ड पार्ट देखते हैं। इसके अंदर हमने इसको पाई/3 से रोटेट करा, तो फाइनली पोजीशंस हम मान लेते हैं QI और PI। ठीक है, ये पोजीशंस आई, तो U फाइनल हमारा क्या होगा, Q इंटू VP माइनस Q इंटू VQ, और UI हमारा QVB माइनस QVA। तो डेल्टा W कितना आया,
यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसकी वैल्यू है q इंटू माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 4a प्लस a cos थीटा। ये कैसे आया? अगर ये थीटा होता तो इस पॉइंट की यहां से कितनी डिस्टेंस है? 4a तो यही है 4a, और ये a इंटू कॉस थीटा, तो ये आती a cos थीटा, तो ये आई 4a प्लस a cos थीटा प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 4a माइनस a cos थीटा। और इनिशियल वैल्यूज क्या है? माइनस q इंटू माइनस 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 5a प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 3a। ऑलराइट, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा विच इज q लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln 4 माइनस cos थीटा 5 इंटू 5 प्लस 4 प्लस cos थीटा इंटू 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि क्वेश्चंस जितने भी होंगे अगर आप सिस्टमैटिक वे में चलते हैं तो बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। कुछ इसमें मुश्किल नहीं थी, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हो कोई मुश्किल नहीं होती। यू हैव टू जस्ट वर्क इट आउट इन द सिस्टमैटिक मैनर। नाउ वी कम टू एन एग्जांपल। इसके अंदर हमको एक स्फीयर गिवन है, उस स्फीयर की चार्ज डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है? रो नॉट इंटू 1 माइनस आर बाय आर से वेरी कर रही है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at internal and external points, and we have to also find the maximum field intensity. तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं, जब इंटरनल लेना है तो इंटरनल के केस के अंदर क्या होगा? E डॉट डी एस। अब लेट अस से कि हमारा पूरा स्फीयर कुछ ऐसा है और हमको अंदर वाले किसी स्मॉल r डिस्टेंस पे निकालनी है, तो हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस तरीके से। तो इस सरफेस पे E की वैल्यू क्या होगी? E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू r रो नॉट इंटू 1 माइनस आर बाय आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर हमारा वॉल्यूम देगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू r, क्योंकि हम ये जो चार्ज है ये आता है नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या है? इसके स्फीयर के अंदर का चार्ज। तो वो कितना होगा? यहां से यहां तक जब वेरी करेंगे r को तो हमको अंदर का चार्ज मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारा ये हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E डॉट डी एस और इसका सरफेस एरिया कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस मच। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई दिस मच विच इज रो नॉट अपॉन 12 आर एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 स्मॉल r इंटू कैपिटल R माइनस 3 आर स्क्वायर। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गई ये इस तरीके से वेरी करेगी इनसाइड द स्फीयर। नाउ वी हैव टू फाइंड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट में कैसे वेरी करेगी? E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू 0 टू r, इसको वेरी करेंगे। कैपिटल R है ये, रो नॉट इंटू 1 माइनस आर बाय आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। एक्सटर्नल पॉइंट कैसा होगा? कुछ यहां पर होगा, इस पे कहीं पे, इस स्फीयर पे कहीं पे लाई कर रहा होगा, और इसके अंदर नेट इंटरनल चार्ज कितना होगा? इस बाहर वाले स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज होगा उतना होगा। तो उसकी वैल्यू कुछ हमारी, इसको इंटीग्रेट करके आएगी फ्रॉम 0 टू r, कैपिटल R वेरी करेंगे तो हमारी E की वैल्यू आ जाएगी रो नॉट इंटू आर क्यूब अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। Now we have to find the maximum field that exists at a point inside the maximum field find out करनी है। तो एक चीज देखिए कि ये जो फॉर्मूले आए हैं हमारे, इनसे एक चीज क्लियर हो रही है कि E जो है इनसाइड द स्फीयर वो कुछ भी वेरी कर रही है, बट आउटसाइड द स्फीयर क्या हो रहा है? जैसे ये फील्ड इस पॉइंट से बाहर जाती है तो ये सिर्फ, क्योंकि R जो है इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो ये सिर्फ रिड्यूस ही हो रही है। ऑलराइट, कि इसके बाहर जाते ही इलेक्ट्रिक, अगर हम कर्व बनाएं E और R का, तो ये अगर हमारा R है तो इसके बाहर हमारा कर्व हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसके पहले का कर्व कुछ भी बनेगा दैट वी डोंट नो। तो हमको इतना तो पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी वो या तो फिर इसके यहां पर होगी या फिर इसके अंदर ही लाई कर रही होगी, क्योंकि उसके बाहर तो कम ही हो रही है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर वाला वो लेते हैं जो हमारा फॉर्मूला है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, और उसको हम फिर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, और उसको 0 पुट करेंगे तो हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी r की, जिस r पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये वाली टर्म तो कांस्टेंट हो गई, तो ये आया 4 इंटू कैपिटल R माइनस 6 r स्मॉल r, तो जिसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो स्मॉल r की वैल्यू आ गई 2r/3। दिस वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, और आप देख सकते हैं इसको। इस एग्जांपल के अंदर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है विच इज px स्क्वायर i कैप प्लस qy स्क्वायर j कैप प्लस zk कैप अपॉन px क्यूब प्लस qy क्यूब प्लस z स्क्वायर। नाउ वी हैव टू फाइंड the charge inside the sphere of radius r
विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको वैल्यू गिवन है और हमको Q इनसाइड फाइंड आउट करना है ऑन दिस ऑफ दिस स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो अगर मैं ओरिजिन बनाऊं और उसके अलोंग एक स्फीयर बनाऊं विच इज सेंटर्ड एट ओरिजिन, ये जो स्फीयर है, तो उसके लिए किसी भी पॉइंट पे नाउ फाई क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, विच इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस होता है। तो ds अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ds जो इसका मैग्नीट्यूड है इज इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर। ये जो टर्म होगी ये हमको इसका डायरेक्शन देगी। ऑलराइट, तो किसी भी डायरेक्शन के अंदर हमको ये गिवन होगा। तो जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ई डॉट डी एस करेंगे, तो क्या होगा, ई की पूरी वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है इंटू डी एस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। अब डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, आई कैप वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जे कैप वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और के कैप वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विच इज पी एक्स क्यूब प्लस क्यू वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस क्यू वाई क्यूब प्लस जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, और नीचे भी यही था, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई। तो क्या बचा, ds बाय आर, और ds क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर, विच इज वेरी सिंपल। सो r से r कैंसिल हो गया, बचा हमारा 4 पाई आर। तो ये तो हमारा आया फाई, और फाई की वैल्यू कितनी होती है, फाई इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड की वैल्यू कितनी होगी, जो हमको Q इनसाइड कैलकुलेट करना था, दैट इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूले देखते हैं, जो कि सिमेट्री का यूज करके हम काफी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ देखकर ही बता पाएंगे। वो कैसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि लेट अस सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको वैल्यू कुछ ऐसे दे रखी है, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर के कैप। ओके, अब अगर ऐसा कुछ केस है तो अगर आप देखें कि इसके अंदर गिवन है कि एक स्फीयर है। ओके, स्फीयर इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन। नाउ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो स्फीयर जो होना चाहिए इन केसेस के अंदर वो सेंटर्ड एट ओरिजिन होना चाहिए। तो अगर आप करेंगे यहाँ पर, लेट अस सपोज कि एक ये पॉइंट है और एक इसके सिमेट्रिकली डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक ये पॉइंट है। तो इन केसेस के अंदर क्या होगा कि ई बार की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जे इंटू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप इंटू डी एस बाय आर, अगर स्फीयर है तो इससे डॉट प्रोडक्ट होगा इसका। ऑलराइट, तो ये तो हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन वाला। अगर इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट देखें, यहां पर देखें, तो यहां पर क्या होगा, जितनी भी एक्स वाई और जेड टर्म्स हैं ये सारी क्या हो जाएंगी, माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप इंटू डी एस बाय आर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी x की वैल्यू माइनस एक्स हो जाएगी, y की वैल्यू माइनस वाई, z की वैल्यू माइनस जेड। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करें, इसको सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो टर्म कुछ आएगी 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर। ये तो आई कैप के साथ वाली टर्म थी, ऐसी है ना, दो इसके साथ और टर्म्स आएंगी। ऑलराइट, तो जब आपने मल्टीप्लाई करा और अब डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, एक तो ये टर्म आ गई, ये नेट फाई होगा। सिमिलरली एक और फाई, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे डायमेट्रिकली, ये तो ए पॉइंट हो गया, अगर बी पॉइंट पे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज आएगी विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, मतलब ए पॉइंट के लिए तो ये वैल्यू आई, बी पॉइंट के लिए फाई की वैल्यू यही वैल्यू आई, पूरी यही वैल्यू आएगी, बट एक नेगेटिव साइन हर एक टर्म के साथ होगा। तो जब आप देखते हैं नेट फाई निकालते हैं तो वो क्या होता है, दोनों एड अप होते हैं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो हर एक पॉइंट के लिए ये चीज अप्लाई होगी। ये पॉइंट अगर इसके डायमेट्रिकल ऑपोजिट है, सिमिलरली सारे पॉइंट्स के लिए ये चीज अप्लाई होगी। तो उससे क्या आएगा, नेट फाई की वैल्यू 0 आएगी। ऑलराइट, जब फाई की वैल्यू 0 आ गई दैट मीन्स क्यू इनसाइड विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये चीज है डायमेट्रिकली ऑपोजिट के लिए। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हमारा एक तरह से क्या बना, शॉर्टकट आप जो यूज करेंगे वो आपका सिंपली क्या बना कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कुछ दे रखी हो, ओके,
आपको ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी हो और आपसे पूछा हो कि स्फीयर है हमारा, स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है, तो उन केस के अंदर क्यू इनसाइड क्या होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे -x से, y को रिप्लेस करेंगे -y से, z को रिप्लेस करेंगे -z से। इसको आप रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डालेंगे। अगर यहां पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिप्लेस करने के बावजूद कोई चेंज नहीं आया, तो उन केसेस के अंदर Q इनसाइड विल बी इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, ये चीज आप याद रखेंगे और ये शॉर्टकट छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं। लेट अस सपोज कि एक क्यूब आपको गिवन है, इस क्यूब के अंदर एक Q चार्ज इसकी सेंटर पे प्लेस्ड है। नाउ वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच फेज। उन केसेस के अंदर आप सिमेट्री का किस तरीके से यूज करेंगे। अब जब चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, तो टोटल लाइंस ऑफ फोर्सेस, अब एक चार्ज की वजह से फाई, यानी ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है जो निकल रही होती है सरफेस से, फाई की वैल्यू कितनी होगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतनी लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट हो रही होंगी, और जो कि इस, क्योंकि और कोई तो रीजन है नहीं, इस क्यूब से, ये जो हमारा क्यूब है इसी से पास कर रही होंगी। ऑलराइट, अब क्योंकि ये क्यूब के सेंटर पर है, तो जितने भी फेस हैं वो इसे सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, यानी जो इसके ये वाला फेस इस जितने डिस्टेंस पर है, जैसे इसके लिए है, सिमिलरली टॉप फेस भी वैसे ही है, सिमिलरली बॉटम फेस भी वैसे ही है। तो एक तरह से जितना भी फ्लक्स निकल रहा होगा वो सारे 6 फेसेस हैं टोटल, तो 6 फेसेस के तरफ से इक्वली निकल रहा होगा। मतलब जितना फ्लक्स इस फेस से निकल रहा है, उतना फ्लक्स इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट, उतना ही फ्लक्स ऊपर वाले फेस से, उतना ही फ्लक्स नीचे वाले फेस से। तो टोटल फ्लक्स तो हमारा हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ईच फेस से, एक फेस से कितना फ्लक्स निकला, दैट इज Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है और ये याद रखेंगे। अब थर्ड पार्ट में अगर हमको गिवन हो कि हमारा जो Q है वो एक एंड पर प्लेस्ड है, एक कॉर्नर पर प्लेस्ड है यहां पर, तो उस केस के अंदर फ्लक्स थ्रू ईच क्यूब, ईच फेस कितना होगा। एक काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और शॉर्टकट है, वो आप याद रखेंगे कि कोई भी सरफेस के अंदर अगर ये क्यू लाई कर रहा है, तो उन केसेस के अंदर उस सरफेस पर फ्लक्स 0 होता है। ओके, मतलब ये वाले जो 3 सरफेस है, एक ये वाला और इसके साइड वाला, क्योंकि इन्हीं के प्लेन के अंदर लाई कर रहा है ये वाला क्यू, तो इन तीनों फेसेस के अंदर जो फ्लक्स होगा दैट विल बी 0। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 3 फेस बचे, एक ये वाला फेस, एक पीछे वाला फेस और एक बॉटम वाला फेस। ऑलराइट, अब हमको सिमेट्री का यूज करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सिमेट्री का यूज करने के लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि अभी आपके पास एक क्यूब है, तो आप क्या करते हैं कि 7 और क्यूब लगा देते हैं। क्योंकि अगर आपको पता हो तो कितने क्यूब इस क्यू से सिमेट्रिकली प्लेस हो सकते हैं, एक इसके ऊपर आ जाएगा, एक इसके साइड में, एक इसके नीचे। तो अब 3D में अगर देखें तो प्रॉपर 8 डायरेक्शन बनेगी, या 8 क्यूब ऐसे और लग सकते हैं इसके आसपास जो बिल्कुल इससे सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगे, जिनका डिस्टेंस वगैरह या फिर इसको बिल्कुल क्यू को लगेगा कि सारे एक जैसे हैं। ऑलराइट, बस थोड़ी बहुत डायरेक्शन में डिफरेंस होगी। तो फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द क्यूब विल बी कितना होगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। टोटल क्यूब्स कितने होंगे, 8, जो इसको पूरा अच्छी तरह कवर कर देंगे। ठीक है, तो एक क्यूब के थ्रू कितना निकलेगा, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। अब एक सिंगल फेस के थ्रू, यानी ये वाले तो फेसेस 3 तो हट ही गए, बाकी 3 बचे, तो एक क्यूब के थ्रू हमारा निकलना है Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। उनमें से हर एक फेस के थ्रू कितना निकलेगा, अपॉन 3 दिस इंटू 1 अपॉन 3, तो जिसकी वैल्यू होगी Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ऑलराइट, तो ये सिमेट्री से बिल्कुल देखकर काफी सिंपली आ जाते हैं। अब हमको अगर देखें तो हमारे एक हेमिस्फीयर है, ऑलराइट, इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। अब हमको फाइंड आउट करना है फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड पार्ट ओनली, जो कर्व्ड पार्ट है उसके थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा। तो वो क्या है कि कर्व्ड पार्ट है और ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला सर्कुलर वाला जो इसके अंदर लाई कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। ठीक है, तो इसका मतलब फाई इसके लिए जो होगा दैट विल बी 0, क्योंकि सिमिलरली हमारा इसमें भी यही होता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके इस डायरेक्शन में जा रही है, इसके अलोंग जा रही है, यहां पर जा रही है, इस चक्कर में हमारा नेट फ्लक्स 0 हो जाता था। तो यहां पर क्या होगा, इस पोर्शन के लिए फाई जो होगा, फाई सर्कुलर दैट विल बी इक्वल्स टू, यानी फाई सर्कुलर दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये क्योंकि
पूरा एक हमारा कर्व्ड है, प्रॉपर हमारा साइक्लिक कर्व वो है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, तो फिर नेट जो इसके अंदर से निकलना ना, टोटल जो टोटल निकलेगा दैट विल बी जीरो। ये तो आपको पता है कि अगर बाहर हमारा कोई भी चार्ज प्लेस होता है, लेट अस सपोज यहां से क्यू प्लेस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बन रही है, तो इस चार्ज की वजह से नेट फ्लक्स इसके थ्रू ये जीरो होता है। अगर अंदर होता तब तो कुछ वैल्यू होती, बट जितना इस सरफेस के अंदर जा रहा है उतना ही फ्लक्स उस सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो इसलिए जो फाई होता है, फाई नेट जो होता है वो जीरो होता है। अब फाई नेट जो है वो कौन से पार्ट में ब्रेक हो सकता है? एक तो फाई कर्व प्लस फाई सर्कुलर। नाउ फाई सर्कुलर इज जीरो एंड फाई नेट इज जीरो, तो इसका मतलब फाई कर्व जो हुआ ये भी जीरो आ गया। अगर हमारी अब सेकंड केस देखते हैं जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगी, ऑलराइट। तो यहां पर अगर आप देखें तो क्या होगा, वही क्योंकि बाहर की तरफ से है तो फाई नेट कितना होगा, फाई कर्व प्लस फाई सर्कुलर, दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब फाई सर्कुलर की वजह से कितना है, फाई सर्कुलर वो कितना हो गया, E इंटू माइनस 4πr²। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि ds जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है, यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर है, इसलिए आया हमारा माइनस 4πr² इंटू E। तो ये तो हो गया सर्कुलर के थ्रू हमारा फ्लक्स। तो हमारा फाई कर्व कितना बचेगा, E इंटू 4πr²। एक चीज आप याद रखें कि ऐसे वाले जब केसेस होते हैं जो फाई कर्व निकालना है, तो इसको आप एक तरह से दो पार्ट में इसका नेट ले सकते हैं, ऑलराइट। मतलब लेट अस सपोज कि यहां पर तो हमारा फाई कर्व जीरो आ रहा है, बट अगर फाई कर्व जीरो ना आ रहा होता तो उन केसेस के अंदर आप ds की वैल्यू क्या लेते हैं, इस पूरे का प्रोजेक्शन, ऑलराइट। मतलब ds जो होगा E डॉट ds होता है, तो सिंपली ये वाला पोर्शन, ये इसका जितना एरिया होगा, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया अगर मैं इधर से देखूं तो वो कैसा दिखेगा, ऐसा। तो ये जो पूरा एरिया होगा, सिंपली ये एरिया, यानी ये R, इसको अगर मैं इस साइड से देखा है तो हमारा ऐसा बना है, तो ये जो एरिया होगा सिर्फ ये वाले से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फाई की वैल्यू जो आप लिखेंगे E डॉट ds जो लिखते हैं, तो ds जो होगा ये एरिया होगा, ऑलराइट। मतलब इसका प्रोजेक्शन होता है, ये चीज आप याद रखेंगे, आपके क्वेश्चंस में कभी काम आएगा। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं, ऑलराइट। इसके अंदर क्या है, एक सिलेंडर है और एक चार्ज इसके सेंटर पे पड़ रहा है, जिसकी ये जो सिलेंडर है इसकी लेंथ L है एंड द रेडियस इज R। नाउ वी हैव टू फाइंड द फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सरफेस, यानी ये जो एंड्स हैं, ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसके थ्रू हमको फ्लक्स फाइंड आउट करना है, ऑलराइट। नाउ जो फ्लक्स होता है दैट इज थ्रू द सर्कुलर एंड्स, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज E डॉट ds, ऑलराइट। और अगर हम माने, अब ऐसे अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो सिंपली आप वो जो आपका फॉर्मूला होता है Q/ε0, जो गॉसियन लॉ वाला फॉर्मूला होता है, वो आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, बिकॉज ये अनसिमेट्रिकल से सर्फेसेस हैं और आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसके थ्रू कितना फ्लक्स है और बाकी कर्व्ड सर्फेस जो ये वाला है इसके थ्रू कितना फ्लक्स है। तो हम बेसिक फॉर्मूले से चलते हैं, जिसके अंदर डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds, ऑलराइट। तो इसके अंदर क्या करेंगे, सर्कुलर एंड्स का हमको इंटीग्रेशन के थ्रू चलेंगे। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि सर्कुलर एंड्स पे किसी भी एक रिंग मान लेते हैं, जैसे सर्कुलर एंड्स की रेडियस कैपिटल R है, तो हम एक छोटी रिंग मान लेते हैं ऑफ, यहां पे मान लीजिए ये जो है, अगर इस तरीके से स्मॉल r की, जो मैंने आपको यहां पे दिखाया है, स्मॉल r की रिंग है जो थीटा एंगल बना रही है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से L/2 डिस्टेंस है। तो ये जो r है, ये आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी ट्राइंगल थ्योरम से, ये पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम से L/2 tan थीटा, और dr इज इक्वल, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो dr